इसमें कुछ डिसीजन लेना है, आपके प्रोग्रामिंग में, आपके कोड में आपको कुछ डिसीजन लेना है। डिसीजन इन द सेंस कि सपोज आप हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। जैसे अगर टीचर ने बोला कि किसी को 90% से ऊपर आया, राइट, तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। किसी ने बोला कि टीचर ने बोला कि अगर जिन स्टूडेंट्स को 80% से अबव है तो उनको बी ग्रेड मिलेगा। किसी स्टूडेंट्स को अगर 70 से अबव है या 60 से अबव है तो उनको सी ग्रेड मिलेगा। और जो स्टूडेंट 50 के नीचे हैं या 50 के बिलो हैं उनको क्या मिलेगा, उनको मैं फेल कर दूंगी या उनको ग्रेड ही नहीं मिलेगा, राइट। तो ये चीजें कब आती हैं कि जब हमें कुछ डिसीजन लेना है, मतलब अगर ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं ये तो करूं, है ना। तो इन सब चीजों के लिए हमें सी प्लस प्लस ने एक फ्लो दिया है जिसको हम कंट्रोल फ्लो बोलते हैं। तो इसमें हमारी कोडिंग को या हमारा जो भी सिचुएशन है रिगार्डिंग की, अगर ये नहीं हुआ तो हम ये कर सकते हैं क्या, ऐसी वाली सिचुएशन जब होती है तब हम उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। ओके, बोर्ड दिख रहा है सबको? यस, ओके। ये होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहला जो कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं दैट इज आवर इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि जो भी आपका इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है या जो भी हम सिंटैक्स लिखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। पहले आप लिखेंगे इफ, उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन मीन्स दैट कंडीशन जो आपको चेक करवानी है, ठीक है। अब ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा कंडीशन यूज करना है। सपोज मुझे चेक करना है कि ए ग्रेटर देन है बी से या बी ग्रेटर देन है सी से, तो मैं ऐसी कंडीशन चूज कर सकती हूँ। या मुझे 2 नंबर का इक्विवेलेंस चेक करना है, ठीक है, तो ऐसे में मैं कंडीशन चेक करवा सकती हूँ। या ये नंबर इस नंबर के इक्वल है या नहीं है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए मैं कंडीशन चेक करवाती हूँ। तो ये जितने भी रिलेटेड मेरे इसके टास्क हैं, किसके, कंडीशन से रिलेटेड टास्क है या टेस्ट से रिलेटेड टास्क है, वो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें यूज कर सकती हूँ। सो कंडीशन अगर आपकी ट्रू हुई, ये जो कंडीशन आपने यहाँ पे लिखी है इफ के पैरेंथेसिस के अंदर, अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ही आपका ये बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट क्या करेगा, वर्क ऑन करेगा। मतलब आप जो भी उस स्टेटमेंट में लिखेंगे, जो भी आप इस बॉडी या इस इफ की बॉडी में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब ये है कि सपोज मैंने एक वैल्यू चेक करवाया, मैंने क्या किया, ए में एक वैल्यू रखा दैट इज 55 और बी में एक वैल्यू रखा 56। अब मुझे चेक करवाना है कि ए इज ग्रेटर देन बी है या नहीं। तो मैं क्या करूंगी, इस इफ में जाती हूँ, ठीक है, और लिखती हूँ कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है, मतलब अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, तो ये जो मैंने इफ की बॉडी में जो पार्ट लिखा है, अब मैं बॉडी में लिख देती हूँ कि यस ए इज ग्रेटर, ठीक है। तो अगर ये वाला कंडीशन मेरा ट्रू है तो ही ये इफ की बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे वर्कआउट करेगी। जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा, जो भी आपने इस बॉडी के अंदर मैसेज डाला होगा, स्टेटमेंट डाला होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है
ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम क्या करेगा, इस पूरी इफ की बॉडी को स्किप कर देगा, ओके, और यहाँ से बाहर हो जाएगा या प्रोग्राम को वो टर्मिनेट कर देगा। अंडरस्टूड? इफ स्टेटमेंट सबको समझ में आया? इसका पीपीटी मैं आपको दे दूंगी, सो पीपीटी का भी आप टेंशन मतलब आप केवल कॉन्सेप्ट को समझो। अगर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, अभी जो आपको दिख रहा है उसका, ओके। यहाँ पे किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग इफ स्टेटमेंट? आगे चले हम लोग, पक्का? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो, ओके, चैट आया है मेरे पास, नो डाउट मैम, ओके। तो मैं इसको कर देती हूँ क्लियर ऑल, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब क्या हुआ कि ये तो हमारा इफ स्टेटमेंट हो गया। अब आप इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम बना के देख सकते हो। प्रोग्राम कैसे बनाओगे कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं है, या नंबर आपका इवन है या ऑड है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। ए 3 नंबर ले लो कोई भी, ग्रेटर देन, तीनों में ग्रेटर देन लेस देन का प्रोग्राम आप बना सकते हो। तो ऐसे 2-3 छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप उसमें बना के देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट। दूसरा एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सी प्लस प्लस में, जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, ओके। अभी हमने पढ़ा इफ, अब हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स, ओके। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि इफ में हमने केवल कंडीशन यूज करी थी और वो कंडीशन ट्रू हो रही थी, तो जो हमने इफ की बॉडी में लिखा था वो वाली स्टेटमेंट्स या वो वाली लाइंस क्या हो रही थी, एग्जीक्यूट हो रही थी। अब अगर सपोज वो वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करें, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एल्स का यूज करेंगे। मतलब अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो आप इसको वर्कआउट करो, ओके। मतलब आप जैसे कभी मतलब आप क्या करते हो जब एडमिशन लेते हो कॉलेजेस में, है ना, तो आप आपके वहाँ पे आजकल आपको आपका प्रेफरेंस डालना पड़ता है ना, ऑनलाइन हो गया है सब। तो आप वहाँ पे डालते हो कि मेरे को पहला ये कॉलेज मिले, फिर सेकंड ये कॉलेज मिले, थर्ड ये कॉलेज मिले। अब सपोज आपको ए वाला कॉलेज नहीं मिला तो आपके पास कुछ प्लान बी होता है ना कि अरे अगर सपोज मुझे ये कॉलेज नहीं मिला तो मैं बी वाले कॉलेज में एडमिशन लूंगा, राइट, या लूंगी। तो सेम एज अगर मेरा प्लान ए वर्कआउट नहीं कर रहा है तो कौन सा प्लान वर्कआउट करेगा, प्लान बी वर्कआउट करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है, अगेन इफ का तो इफ जैसा ही रहता है, यहाँ पे आप कंडीशन डालते हो, यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, जो भी आप स्टेटमेंट इफ में लिख रहे हो वो स्टेटमेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एल्स रहेगा, एल्स पार्ट में आप जो भी यहाँ पे डालोगे वो आपका क्या होगा, यहाँ पर यूज होगा। मतलब अगर मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो किस में जाएगा, इस एल्स पार्ट में जाएगा, और इस एल्स पार्ट में यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होगा वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ऑल राइट। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दोनों का एक बता देती हूँ कि कैसे, हाँ एग्जाम्पल तो नहीं आएगा, हाँ ओके। तो हम जो अभी 5 वाला एग्जाम्पल देख रहे थे जो मैंने अभी लिया था, दैट इज कि अगर मैंने ए की वैल्यू क्या लेके रखी है, 55 लेके रखी है, और बी की वैल्यू कितनी लेके रखी है, 56 लेके रखी है, राइट। तो अभी हमने इफ में ये कंडीशन लगाई थी कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू है तो क्या प्रिंट करे वो, ए इज ग्रेटर, ठीक है। अब सपोज मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करेगा वो, तो क्या करेगा वो, तो क्या प्रिंट करेगा, P इज ग्रेटर। ऑल राइट। मतलब अगर मेरी ये कंडीशन गलत हुई तो वो एल्स का पार्ट कंप्यूट करे, और अगर ए वाली पहली वाली कंडीशन सही है तो फिर वो क्या करे, ये वाला ही पार्ट क्या करे, एग्जीक्यूट करे, और प्रोग्राम को क्या कर दे, टर्मिनेट कर दे। मतलब जहां उसको उसकी कंडीशन ट्रू मिलेगी
वो वहां पे प्रोग्राम क्या करेगा, रन करेगा और बाद में उसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो ये होता है हमारा इफ एल्स का पार्ट। ऑल राइट, इफ एल्स के पार्ट में किसी को कोई डाउट है? आगे चलें। छोटा सा भी डाउट अगर इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। और अब आप इस इफ एल्स के यूज से इफ एल्स को यूज करके आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हो। ग्रेटर नंबर का बना सकते हो, मार्क्स के लिए आप प्रोग्राम्स बना सकते हो कि इतने परसेंट मार्क्स तो क्या ग्रेड देना है, इतने परसेंट मार्क्स तो क्या ग्रेड देना है। पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव है या नहीं है ये भी आप चेक करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद नंबर इवन है या ऑड है ये भी आप चेक करवा सकते हो। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बना के इस पे देख सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग इफ एल्स स्टेटमेंट? आगे चलें। चलो, अब जैसे ये इफ एल्स हमारा था कि हम इफ में फिर एल्स यूज कर रहे थे, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक और स्टेटमेंट लेते हैं जो नेस्टेड इफ एल्स का होता है। मतलब आप एक इफ में दूसरा इफ, दूसरे इफ में फिर एल्स, फिर उस एल्स का इफ, फिर उस इफ का एल्स भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि प्रोग्राम की जो कोडिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए हम कुछ दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। हम बहुत ज़्यादा इफ एल्स का यूज़ करते नहीं है। ओके, मतलब नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते नहीं है। उससे उससे क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो अगर छोटा प्रोग्राम है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर सकते हो। पर अगर बड़े बड़े प्रोग्राम में आप बहुत ज़्यादा कभी कभी यूज़ कर रहे हो तो वो थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ओके, इसका सिंटेक्स कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। आपने इफ डाला, फिर कंडीशन डाली, फिर वो कोड ऑफ ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन ट्रू है तो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स में आता है। फिर आपने यहाँ पे उसका एक इफ पार्ट दे दिया, फिर यहाँ पे आपने कंडीशन दे दी, फिर ट्रू होता है तो ये कम वर्कआउट करेगा, नहीं तो फिर तीसरे वाले इस पे जाएगा, नहीं एग्जीक्यूट होता है तो डायरेक्टली प्रोग्राम को क्या कर देगा, वो टर्मिनेट कर देगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा पहला कंट्रोल फ्लो जिसको हम इफ एल्स बोलते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे यहाँ तक किसी को डाउट है नेस्टेड इफ सॉरी इफ एल्स स्टेटमेंट्स में? पक्का? नो डाउट। ओके, सिद्धेश और दिलीप, बाकी के लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि मुझे हर बार ये दो ही लोग केवल नो डाउट चैट कर रहे हैं। बाकी के जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है यार, अभिषेक है, ऋषिकेश है, प्रिशा, सुप्रिया, इन सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो अच्छी बात है, अगर आपको सबको समझ में आ रहा है तो गुड। ओके, तो यहाँ पे हमारा इफ एल्स का पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कंट्रोल स्ट्रक्चर पे जिसको हम बोलते हैं एक सेकेंड, हाँ। ओके, दूसरा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वाइल एंड डू वाइल लूप। ओके,
अब यहाँ से आपका लूप स्टार्ट होता है. फर्स्ट इज योर डू वाइल लूप, फिर देन वाइल लूप, और उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड वाला, दैट इज योर फॉर लूप. ओके, तो बेसिकली ये लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं, या ये लूप हम लोग क्यों इतना उसको ये लेते हैं. देखो क्या होता है कि बेसिकली ये भी डिसीजन मेकिंग के लिए ही काम में आता है, बट जब आपको बार बार एक चीज परफॉर्म करवानी होती है, जब इटरेशन परफॉर्म करवाना होता है, जैसे टेबल है ना, आपको किसी डिजिट का टेबल लिखना है, 2 का टेबल लिखना है, तो 2 का टेबल में क्या होता है, हर बार आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही होता है. एक बार आप 2 को मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो इस तरह से आप कब तक करते हो, 10 तक करते हो, राइट. तो लास्ट में जब मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता है, तो वहां पे आपका 2 का टेबल कंप्लीट हो जाता है, करेक्ट. तो इस तरीके से हमें बार बार एक ही चीज परफॉर्म करवानी है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट. तो ये इस टाइप के जितने भी टास्क होते हैं, इस टाइप का जितना भी हमारा कोड होता है, इस टाइप का जितना भी हमारा वैल्यू होता है, वो हम किसके थ्रू परफॉर्म करवाते हैं, वो हम लूप के थ्रू परफॉर्म करवाते हैं. ओके, तो लूप भी हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर की ही कैटेगरी में आता है. और ये जो टास्क होते हैं इस तरीके के, तो इनको हम लूप के थ्रू क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अब वहां पे हमारे पास क्या होता है, 3 टाइप के लूप्स होते हैं. फर्स्ट होता है while, सेकंड do while, एंड थर्ड वन इज for loop. ओके, तो अब क्या होता है कि ये आप जितनी बार आपको ये चीज रिपीट करवानी है, जितना टाइम आपको ये बार बार रिपीट करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक ही बार में कंडीशन यूज करके उसका रिपीटेशन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है कि मुझे हेलो लिखना है, ठीक है, या अभी हम एक जूम मीटिंग का एग्जांपल लेते हैं. आप लोग रोज क्या करते हो, जूम मीटिंग ज्वाइन करते हो, राइट. तो टीचर को क्या करना पड़ता है, आप सबको एडमिट करवाना पड़ता है उस रूम में, है ना, कि आप सब आओ और अब मीटिंग अटेंड करो. तो बार बार टीचर क्या करती है, क्या बार बार एक एक को एडमिट करती रहती है क्या, नहीं. टीचर्स क्या करते हैं, वहाँ पे एक एडमिट ऑल का ऑप्शन होता है, उस एडमिट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देती, तो आप जितने भी स्टूडेंट वेटिंग रूम में होते हैं, वो सारे वेटिंग रूम से क्या हो जाते हैं, इस मीटिंग को ऐड हो जाते हैं, राइट. तो एक एक करने से अच्छा है ना कि मैं सबको एक साथ कर लूँ, राइट. जैसा आप फोटो सिलेक्शन करते हो आपके मोबाइल में, एक ही बार में कितना एक एक करते बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा, इससे आप क्या करते हो, एक साथ बहुत सारे फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो. तो ये टाइप की जो फैसिलिटी होती है, वो हमें सी प्लस प्लस ने भी क्या करके दी हुई है, प्रोवाइड करवा के दी हुई है, कि अगर आपको एक ही चीज को रिपीट करवाना है, एक ही चीज को, वही टास्क आपको बार बार रिपीट करवाना है आपके प्रोग्राम में, तो आप क्या यूज करो, आपका लूप यूज करो. तो लूप यूज करके आप क्या कर सकते हो, वो सारे टास्क आप क्या करवा सकते हो, परफॉर्म करवा सकते हो. ठीक है, जैसे मुझे आप सबको हेलो बोलना है ना, तो अब मैं अलग अलग थोड़ी बोलूंगी कि हेलो दिलीप, हेलो सिद्धेश, हेलो दिग्विजय. मैं क्या कर दूंगी, चैट में एक ही हेलो ऑल डाल दूंगी. इसका क्या मतलब हुआ, कि सबको मैंने हेलो एक साथ बोल दिया, राइट. तो इसी तरीके से अगर मुझे मेरी सी प्लस प्लस की कंप्यूटर की स्क्रीन पे एज एन आउटपुट मुझे हेलो प्रिंट करवाना है, अब ये हेलो मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो मैं हर बार हेलो के लिए थोड़ी फंक्शन यूज करती रहूंगी, कि सी आउट हेलो, फिर सी आउट हेलो, फिर सी आउट हेलो, ऐसा 10 टाइम्स नहीं करूंगी. एक ही फंक्शन यूज करूंगी, उसमें वो कंडीशन यूज कर दूंगी, और वो क्या कर देगा, उसको इटरेट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, राइट. तो इस टाइप के टास्क को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के टास्क को हम लूप के थ्रू क्या करवाते हैं, परफॉर्म करवाते हैं. ओके, तो अब देखते हैं सबसे पहला जो लूप होता है, दैट इज आवर व्हाइल लूप. अब व्हाइल लूप क्या होता है, हम लोग वो पढ़ते हैं. बात करते हैं अगर हम व्हाइल लूप की. ओके, तो व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है. व्हाइल, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन होती है, और यहाँ पे आपका बॉडी ऑफ द लूप होता है. जो भी कंडीशन आप यूज कर रहे हो, जैसे अभी हमने ए ग्रेटर देन बी यूज किया था, वो कंडीशन भी आप यहाँ पे क्या करवा सकते हो, यूज करवा सकते हो. ओके,
उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जब while लूप इवेल्युएट होगा, है ना, जब इवेल्युएट करेगा कंडीशन, कब, अगर उसकी कंडीशन ट्रू आती है तो while लूप के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स यूज किए हैं या जो भी स्टेटमेंट या जो भी कोड आपने लिखा है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, और वो उसको तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। जब उसकी कंडीशन वहां उसको फॉल्स मिल जाती है तो वो लूप को क्या कर देता है, वहां से टर्मिनेट कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है, मुझे एक वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ठीक है, एक वैल्यू को मुझे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है 10 टाइम, जैसे मैंने आपको बोला हेलो प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ऐसा कुछ while लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को क्या कर देती हूँ, 10 टाइम तक इज लेस देन और इक्वल टू 10 टाइम तक उसको प्रिंट करवाती हूँ। ओके, और नीचे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ सिंपल हेलो ऑल, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये हेलो ऑल यहाँ पे प्रिंट होगा तो वो सबसे पहले यहाँ पे देखेगा, ठीक है, उसको मिला, ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, इनिशियलाइज करनी पड़ेगी 1 पे, 1 से स्टार्ट होगा वो, ठीक है, 1 आया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, यस कंडीशन ट्रू, नीचे आया उसने हेलो ऑल प्रिंट किया, फिर ऊपर गया, ठीक है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, हाँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको आई की वैल्यू हर बार एक नहीं चाहिए ना, उसको आपको एक से इंक्रीज भी करवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये 10 टाइम्स तक क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, राइट। तो अब यहाँ पे एक और कंडीशन आपको क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं आई प्लस प्लस। अगर आपने सी प्लस प्लस में हमने जो ऑपरेटर पढ़े थे तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हमें किसी भी वेरिएबल को या किसी भी वैल्यू को एक से इंक्रीज करना होता है तो उसके लिए हम प्लस प्लस ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आप क्या करोगे, इस आई की वैल्यू को एक से इंक्रीज करोगे। अब क्या होगा, जहां पे अभी आई की वैल्यू 1 थी अब कौन सी हो जाएगी, 2। अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू, अगेन हेलो ऑल प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू को एक से इंक्रीज करेगा, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ऐसा तब तक चलाता रहेगा जब तक इस आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। तो जब यहाँ पे आई की वैल्यू 10 हो गई तब वो क्या करेगा, वहां पे हेलो ऑल लिखना बंद कर देगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू 11 हो जाएगी तो 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो प्रोग्राम को वहीं पे क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। आया समझ में सबको, व्हाइल लूप, ये व्हाइल लूप होता है। ऑल क्लियर, कोई डाउट व्हाइल लूप में? यस मैम, यस मैम, मतलब डाउट है या नहीं है, क्लियर, ओके, चलो, नो डाउट मैम, ओके। ओके, तो ये हो गया आपका व्हाइल लूप। अब इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं, जो सेकंड होता है सी व्हाइल लूप के बाद जो लूप आता है दैट इज योर डू व्हाइल लूप। ओके, तो अब आप इसमें कैसे प्रोग्राम बना सकते हो, 1 से लेके, अगर आपको 5 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं, 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो आप वो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड इस पे, या हमारे नेक्स्ट उस पे, दैट इज आर डू व्हाइल लूप। और डू व्हाइल लूप क्या बोलता है,
डू वाइल में क्या होता है कि जैसा हमने वाइल में देखा था तो सेम एज डू वाइल में होता है। तो डू वाइल में सबसे पहले दोनों में डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि जब आप डू वाइल लूप यूज करते हो तो आपका प्रोग्राम जो है वो एक बार तो भी एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक है। लेकिन व्हाइल लूप जब आप यूज करते हो वो क्या होता है कि व्हाइल लूप में आप डायरेक्टली कंडीशन चेक करवाते हो, तो कंडीशन चेक करते हैं और उसके बाद इवेल्युएट होता है। लेकिन डू व्हाइल में सबसे पहले क्या होता है कि प्रोग्राम एक बार तो भी एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक है। जैसा जैसा कि यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है देखो, डू बॉडी ऑफ लूप एंड देन व्हाइल कंडीशन, राइट। मतलब एक बार तो इसको करो ही करो, उसके बाद कंडीशन चेक करो जो भी लिखी है। तो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन आपकी इवेल्युएट हो जाएगी यहाँ पे जो भी रहेगी। अगर ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होती है तो वो बॉडी के अंदर जाएगा और उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन एक बार तो इवेल्युएट होगी होगी इस कंडीशन में, ओके मैम। हाउ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन एग्जाम्स? साइश, या राइट। साइश एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर हैं आपके, ओके तो सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज आने वाले हैं आपको, ओके। ऑल राइट। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी वैल्यू एक बार तो भी, या आपकी कंडीशन एक बार तो भी इवेल्युएट होगी। इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स ट्रू तो बॉडी का जो लूप का जो बॉडी है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो आपका वो जो लूप है या आपका जो प्रोग्राम है वो उसको वहीं क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ओके। तो ये भी डू वाइल वाइल जैसा ही है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, ओके। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, आपके जो प्रोग्राम है ना, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखना या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखना, 1 to 10 या 10 to 1 जो भी हो, वॉट एवर, वो आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, लिख सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को बना सकते हो, टेबल प्रिंट करवा सकते हो किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का, ओके। तो ये सारे प्रोग्राम आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ऑल राइट, चलो डू वाइल में कोई प्रॉब्लम किसी को भी यहाँ तक, अभी तक के स्टेटमेंट्स में? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? एनीवन? नो डाउट, चलो आगे चलते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर पे, जिसको हम बोलते हैं फॉर लूप। फॉर लूप बोलते हैं, ठीक है। फॉर लूप क्या होता है, तो फॉर लूप में आप क्या कर सकते हो कि एक सेकेंड ना, फॉर लूप में अभी हम क्या कर रहे थे, कंडीशंस को मतलब इनिशियलाइजेशन अलग कर रहे थे, उसके बाद हम लोग कंडीशन अलग लिख रहे थे, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उसका इटरेशन परफॉर्म करवा रहे थे, उसको एक से इंक्रीज करवा रहे थे और फिर उसका इटरेशन करवा रहे थे, राइट। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं होता है। फॉर लूप में आप क्या कर सकते हो, ये तीनों चीजें एक ही उसमें आप कंबाइन करके लिख सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज किया, ठीक है। फॉर लूप मीन्स दैट कि यहाँ पे देखो, अगर मुझे कोई लूप 5 टाइम, मतलब जैसा मैंने बोला कि अगर मुझे हेलो ऑल 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो अभी मैंने जब वाइल लूप यूज किया था, है ना, वाइल लूप में जब मैंने यूज किया था तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी। उसके पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा था,
यहाँ पे मुझे वैल्यू लेनी पड़ी थी आई, उसको मैंने 1 से पहले इनिशियलाइज किया था। फिर यहाँ पे मैंने वाइल में कंडीशन क्या डाली थी कि जब मेरा आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाता तब तक मेरी कंडीशन रन हो। और यहाँ पे मैंने लिखा था क्या कि वो हेलो ऑल को क्या करे, प्रिंट करे, राइट। तो और हाँ सॉरी, यहाँ पे एक मैंने और भी एक लगाया था, दैट इज आई प्लस प्लस, मतलब वो एक से उसको क्या कर रहा था, इंक्रीमेंट भी कर रहा था। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 3 अलग अलग इसको पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या, सबसे पहले तो मुझे ये जो आई वेरिएबल लिया है उसको इनिशियलाइज करना पड़ा, उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसकी कंडीशन यूज करनी पड़ी, फिर उसको एक से इंक्रीमेंट करना पड़ा, ठीक है। लेकिन फॉर लूप में मैंने क्या किया, ये तीनों चीजें एक ही उसमें यूज कर दी है। देखो दिख रही है आपको, मतलब आई की वैल्यू मैंने यहीं पे इनिशियलाइज कर दी है, उसके बाद इस आई को कब तक चलाना है या कंडीशन क्या देनी है वो भी मैंने यहीं पे दे दी है, और आई को मैंने कब इंक्रीज करना है वो भी यहीं पे डाल दिया है, राइट। तो मेरा एक ही लाइन ऑफ कोड में तीनों काम हो गए। ओके, तो ऐसा मैं करूंगी, और यहाँ पे जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी, अब ये प्रोग्राम कैसे रन होगा, सबसे पहले क्या होगा, आपकी आई की वैल्यू 1 पे इनिशियलाइज हो जाएगी, मतलब अभी आपकी आई की वैल्यू 1 पे होगी। फिर वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, यस अगर आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 है तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है ट्रू है, तो वो क्या करेगा, इस आई को एक से इंक्रीज कर देगा, आई को एक से इंक्रीज सॉरी, कंडीशन उसको ट्रू मिलेगी, कंडीशन ट्रू मिलने के बाद वो बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा, यहाँ पे एक हेलो ऑल प्रिंट करेगा, जो भी हेलो आपने लिखा वो प्रिंट करेगा, और आपकी जो कंडीशन है या आपका जो आई है उसको एक से इंक्रीज कर देगा। तो अभी आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब वो आई की वैल्यू क्या कर देगा, 2 कर देगा। और इस तरीके से आपका लूप क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक कि उसकी वैल्यू आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं आ जाती है तब तक। ऑल राइट, तो ये होता है हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप कंपेरेटिवली इजी है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इजी है, लेकिन इसमें केवल एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हमें इसका इटरेशन पता हो कि हमें इतना टाइम तक उसको रिपीट करवाना है, हमें इतने टाइम तक उसको यूज़ करवाना है, ठीक है, तो आप फॉर लूप इजीली क्या करवा सकते हो, यूज़ करवा सकते हो। तो कंपेरेटिवली फॉर लूप यूज़ करना ज़्यादा इजी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक के इसमें? किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग फॉर लूप, रिगार्डिंग एनी लूप? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लूप्स हैं, हाँ, और वाइवा प्रैक्टिकल्स, और आप जब भी कोडिंग करोगे आगे, इसके आगे भी अगर आप कोडिंग पार्ट में जाते हो तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी यूज़ होती हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। आगे चलें। अब यहाँ पे हम एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से हम लोग आगे का क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, एक 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे का इसके आगे और हमारे पास लूप्स हैं, लूप्स रिगार्डिंग मतलब, और हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो 5 मिनट्स ब्रेक, आफ्टर दैट हम लोग मिलते हैं। स्टार्ट करें आगे का। चैट है मेरे पास। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट्स या स्विच केस, जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्विच केस जैसा फॉर लूप या इसमें होता था कि हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसके आगे का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम एज स्विच या स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि
आपने कोई ब्लॉक यूज़ किया या आपने कोई कोड यूज़ किया, तो जब जहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपके पास क्या होने चाहिए, यूज़ होने चाहिए। मतलब कैसा कि जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच केस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस मतलब कैसे कि अगर एक चीज़ ने या एक चीज़ मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो वो क्या करे, इस केस को फॉलो करे। अगर ये चीज़ नहीं होता है तो किसी दूसरे केस को फॉलो करे। अगर ये नहीं होता है तो किसी तीसरे चीज़ को फॉलो करे। तो इस तरीके से जहाँ पे मुझे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे मुझे बहुत सारी अल्टरनेटिव चीज़ें या अल्टरनेटिव कोड्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं, तब मैं क्या करती हूँ, स्विच केस का यूज़ करती हूँ। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ स्विच केस मैं क्या कर सकती हूँ, अलग अलग अल्टरनेटिव्स पे वर्क ऑन कर सकती हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत सारे अलग अलग केसेस मिलते हैं। ओके, तो अगर किसी के सपोज परसेंटेज, अगर मार्क्स की हम बात करें, तो मार्क्स इससे इसके मार्क्स इससे ज़्यादा हैं तो ए ग्रेड, फिर बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड। तो ये क्या है, अलग अलग केसेस हैं जहाँ पे आप क्या करवा रहे हो, मार्क्स का इवैल्यूएशन करवा रहे हो, राइट, या उसकी कंडीशन को आप बार बार क्या करवा रहे हो, चेक करवा रहे हो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स या बहुत सारे एक्सप्रेशंस क्या हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो इससे आप कुछ कैलकुलेटर बना सकते हो, सिंपल सा एक नॉर्मल हमारे पास जो कैलकुलेटर होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आप इस तरीके से यूज़ आप उसका कर सकते हो। ठीक है, तो एक ही केस में या एक ही ब्लॉक में आप बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, यूज़ करवा सकते हो। तो ये होता है आपका स्विच केस होता है। उसके बाद एक होता है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी हमारे पास आता है। तो ब्रेक और कंटिन्यू मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको, है ना, मतलब जैसा आपको, जहाँ पे आपको लूप आपका टर्मिनेट करवाना होता है, जहाँ पे टर्मिनेट आप स्टेटमेंट को करवाना चाहते हो, वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ब्रेक लिख सकते हो। तो ब्रेक को कुछ नहीं, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ये जो ब्रेक है ना, सिंपल आपको वहाँ पे उन स्टेटमेंट्स में क्या लिखना है, आपको यहाँ पे जाके ब्रेक लिखना है। तो सपोज अगर आप देखो यहाँ पे इस केस में ब्रेक दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ, ये देखो ये ब्रेक दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे मेरा कंडीशन ट्रू हो जाता है या मुझे केवल केस 1 में ही जाना है, तो मैं केवल केस 1 में ही जाऊँगी। उसके बाद यहाँ से मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर उसको यहाँ पे ब्रेक मिल गया तो मेरा ये वाला केस यहीं पे टर्मिनेट होके वो क्या चला जाएगा, वापस चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन अगर है तो मुझे कौन से केस में जाना चाहिए, तो मुझे इस केस में जाना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक है, तो किसी 2 नंबर के लिए मैं यूज़ करूँ, तो अगर मुझे एडिशन करना है तो मैं केस 1 में जाऊँ, फिर वहाँ पे लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करूँ, यह हो गया। उसके बाद अगर मैंने ब्रेक लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम को वहीं पे क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। फिर सेकंड टाइम पे जाएगा, फिर देखेगा कंडीशन ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हर बार आपके प्रोग्राम में वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, टर्मिनेट करके दूसरे वाले कोड पे आपको वो क्या करेगा, लेके जाएगा। ओके, तो ये होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट, एक होता है। और एक होता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसा ब्रेक होता है, तो ब्रेक क्या करता है कि आपको वहीं पे स्टॉप कर देता है, आपका वहीं पे यूज़ ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ किया है, तो कंटिन्यू क्या करेगा, आपको वो करंट इसके लिए आपको स्किप कर देता है, और जो भी नेक्स्ट इटरेशन है उसके लिए आपको जाने का, मतलब आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो नेक्स्ट इस पे क्या करवा देता है, या नेक्स्ट इस इटरेशन पे उसको आपको लेके जाता है। तो इसका भी सिंपल है, जैसे हमने ब्रेक यूज़ किया था, आपको सिंपल यहाँ पे क्या यूज़ करना है, कंटिन्यू यूज़ करना है। आप जब यहाँ पे कंटिन्यू लिख देते हो तो वो क्या करता है, नेक्स्ट इटरेशन पे आपको लेके जाता है। ओके, इस तरीके से आपको कंटिन्यू यूज़ करना है। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू के 2 छोटे छोटे से स्टेटमेंट्स हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो।
ओके, ब्रेक एंड कंटिन्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक की? कोई भी डाउट अभी तक जो भी आपने देखा? अब मैंने ये चीज़ें आपको क्या बताई हैं, मतलब ब्रेक और कंटिन्यू बताया है, तो ये मैंने अभी आपको स्विच स्टेटमेंट के साथ बताया। तो आप इसको आपके किसी भी लूप के साथ यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप के साथ, व्हाइल लूप के साथ। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप आपके इफ वाले पार्ट के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप केवल उसको उसी वाले सिंटेक्स पे या एक मैंने स्विच बताया तो स्विच के ही साथ आप काम करोगे, नहीं। अगर आप चाहो तो आप इसको लूप के साथ भी क्या करवा सकते हो, वर्क ऑन करवा सकते हो। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अभी तक के पार्ट में, जो भी अभी तक हमने किया स्टार्ट से लेकर एंड तक? तो अभी आपके यहाँ पर सारे जितने भी हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट बचा है जिसको हम बोलते हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट में मैं आपको बता देती हूँ कि गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, तो गो टू स्टेटमेंट कुछ नहीं करता है। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है कि जब भी आप अल्टरनेटिव नॉर्मल सीक्वेंस, मतलब कैसा होता है कि हर प्रोग्राम क्या करता है, अपना एक कंटिन्यूशन में चलता है, राइट? मतलब आपने देखा होगा तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना? मतलब क्या होता है कि एक एक इसके बाद एक एक आपका कोड क्या करता जाएगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता जाता है ना? तो सिंपल गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, गो टू स्टेटमेंट अगर गो टू स्टेटमेंट किसके लिए यूज होता है, अल्टरिंग द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब अगर आपने कुछ दे दिया कि नहीं, ये मेरा ये यहाँ पे स्टेटमेंट ये वर्क ऑन ना करके कुछ दूसरा स्टेटमेंट वर्क ऑन करे, मतलब जैसे आप कुछ टाइम के लिए सपोज कुछ टाइम के लिए आपने अपनी कुछ पावर है जो किसी दूसरे को दे दी, है ना? तो वो उस टाइम तक के लिए क्या करेगा, वर्क करेगा, और फिर वापस अपनी वापस अपनी पावर क्या ले लेगा, वो खुद को यूज कर देगा, राइट? मतलब वो उससे वापस उससे ले लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल ट्रांसफर करना बोलते हैं। कि एक इससे प्रोग्राम कंट्रोल से वो किसी दूसरे प्रोग्राम पे गया, कुछ टाइम के लिए उसने वो कंट्रोल वहां पे यूज किया, और अगेन जो मेरा कंट्रोल था वो मेरे मेन एग्जीक्यूशन पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, यूज करने के लिए आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गो टू स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे सिंटेक्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट, यहाँ पे आप लिखोगे गो टू लेबल, तो जो भी लेबल आप वहाँ पे यूज कर रहे हो, जो भी स्टेटमेंट आप वहाँ पे जहाँ पे इस गो टू को, जहाँ पे आप प्रोग्राम का कंट्रोल जिस पार्ट पे देना चाहते हो वो पार्ट आप यहाँ पे लिखोगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे लेबल और स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हो। तो वो डायरेक्टली जहाँ पे आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, है ना, तो वो वापस क्या करेगा, इस स्टेटमेंट पे आ जाता है। ये जस्ट लाइक दैट वैसे ही है कि सपोज क्लास में जैसे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं ना स्कूल में बेंचेस पे, तो क्या होता है कि एक मस्ती करने वाला बच्चा होता है ना? तो टीचर आती है, वो देखती है कि अरे ये, और उसका एक सीट फिक्स रहता है, जैसे वो 5 नंबर की सीट पे बैठा है, वो 5 नंबर की सीट पे बैठा है, तो टीचर उसको आके उठा के बोलती है नहीं, तू मेरे सामने आके बैठ, फर्स्ट नंबर बेंच पे आके बैठ। तब टीचर ने उसको बोला कि तू फर्स्ट नंबर बेंच पे बैठ, तो वो बच्चा वहीं बैठता है क्या? नहीं, वो टीचर का क्लास खत्म होता है और उसके बाद वापस वो कहाँ पे चला जाता है, 5 नंबर वाली सीट पे चला जाता है। तो सेम है जैसे ही है, अभी आपने उसको बोला है कि गो टू लेवल पे जा, वो पहले आपने उस प्रोग्राम को पूरा कंट्रोल कहाँ पे दे दिया, उस पर्टिकुलर लेवल पे दे दिया, और फिर वहाँ पे आपका पूरा कंट्रोल चला गया प्रोग्राम का, उसने वहाँ पे वो एग्जीक्यूट किया, और वापस आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ पर आ गया, आपके मेन एग्जीक्यूशन पे रिटर्न हो गया। ओके, तो ये होता है आपका गो टू स्टेटमेंट। आया है समझ में आपको? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? ओके, पक्का कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे चलें।
अब यहाँ पे आके क्या होता है, हमारे जितने भी कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, जितने भी हमने फॉर लूप ये सब देखे, फ्लो लाइंस पढ़ी, ये सब यहाँ पे हमारे आके क्या होती है, कंप्लीट होती है। ओके, अब हमें पढ़ना है सी के कुछ और फंक्शंस हैं, अरेज हैं और पॉइंटर्स हैं। इन सारी चीज़ों पे हमको क्या करना है, अब फोकस करना है। ओके, अब हम चलते हैं सी के फंक्शंस पे। ओके, सी फंक्शंस पे हम लोग आ जाते हैं। ओके, पहले तो देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है ना, फंक्शन क्या चीज़ है। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है, सॉरी ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करवाता है। ठीक है, सपोज हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा बनाना है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें हम सर्कल बना रहे हैं और उसको कलर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इनको फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आप एक फंक्शन बना दो जो सर्कल को ड्रॉ करे, और दूसरा एक फंक्शन बना दो जो सर्कल को कलर कर सके। अब देखो क्या होता है, फंक्शन बनाना क्यों जरूरी है, एनी आइडिया किसी को भी, मैं क्यों बना रही हूँ ये फंक्शंस, या मतलब क्या ज़रूरत है मुझे फंक्शन बनाने की। ये तो मैं डायरेक्टली अगर मैं ई फाइल्स में बनाती, या आई थिंक अगर मैं ई फाइल्स के अलावा इसको फॉर्म में भी बनाती तो भी बन जाता। तो मुझे क्या ज़रूरत है कुछ फंक्शन बनाने की। किसी को कोई आइडिया है यहाँ पे रिगार्डिंग फंक्शंस? देखो, फंक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को जब हमें सॉल्व करना होता है ना, किसी भी अगर हमने कोई मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, सपोज आप एक इक्वेशन यूज करते हो मैथमेटिक्स में, राइट, इक्वेशन सॉल्व करते हो। तो इक्वेशन सॉल्व करने में क्या होता है कि आप वन बाय वन जाते हो, उसको स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देते हो, राइट। मतलब जैसे अभी आपने आप एल्जेब्रा का एक इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो आप उसको क्या करते हो, बोर्ड मास रूल के थ्रू सॉल्व करते हो, राइट। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर आप उसका ब्रैकेट के बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरीके से जैसा जैसा वो है वैसा वैसा आप उसको सॉल्व करते हो, है ना। मतलब क्या किया मैंने, एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन को या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा प्रोग्राम कम हो गया और रीयूजेबल हो गया। मतलब जब भी मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगी, केवल उतना ही पार्ट उठा के उस सेकंड वाले उसमें क्या कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ, या केवल उस जगह पे मैं उस फंक्शन को क्या कर दूंगी, कॉल कर दूंगी। मुझे बार बार उस चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। कौन से, एक तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो हमें सी प्लस प्लस में दिए हैं, जिसको हम प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे आपका आप यूज करते हो सी इन सी आउट, आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हो उसके लिए, राइट। वो क्यों यूज करते हो, क्योंकि वो हेडर फाइल है, वो सी ने हमें दे के रखी है, सी प्लस प्लस ने हमें दे के रखी है, उसमें हम सी इन सी आउट फंक्शन यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये फंक्शंस क्या है, हमें सी ने ऑलरेडी दे के रखे हुए, मेन फंक्शन सी प्लस प्लस ने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। अब दूसरा आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन की जब हम बात करेंगे, तो ये वो फंक्शन होते हैं जो यूजर अपने स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी प्लस प्लस का यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ओके, और क्या लिख सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन में, तो यहाँ पे देखो कि
जब भी कोई फंक्शन हम बनाते हैं एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो ये क्या करता है, उसके सारे कोड को एग्जीक्यूट करता है उस फंक्शन की बॉडी में, या उस फंक्शन का जो भी बॉडी होता है उस पूरी बॉडी को क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फंक्शंस। अब फंक्शंस बनाते कैसे हैं या फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम फंक्शन को यूज़ करेंगे या फंक्शन डिक्लेयर करेंगे या फंक्शन बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। और फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है, आप कौन से टाइप का फंक्शन बना रहे हो। तो बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है आपके फंक्शन का, आपके फंक्शन का सिंटैक्स होता है ये नॉर्मल, एक जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, फंक्शन का रिटर्न टाइप बताया, ये वाला पार्ट जहाँ पे लिखा है ना रिटर्न टाइप, यहाँ पे आप बताते हो उसका रिटर्न टाइप की फंक्शन का क्या रिटर्न टाइप है। फिर यहाँ पे आप उसके फंक्शन का नाम लिखते हो, फंक्शन का नाम आप जो चाहे वो रख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या पैरामीटर्स देने हैं, वो पैरामीटर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आया समझ में। अभी ये पैरामीटर वगैरह हमें थोड़ा लेटर ऑन पढ़ना है इसके बारे में भी, कि हम लोग कैसे कैसे उसको यूज करते हैं। आया समझ में। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन है, या यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जहाँ पे मैंने फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग फंक्शन का। ओके, ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने फंक्शन एक्चुअली डिक्लेयर कैसे किया, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप देना होता है, तो मैंने इसका रिटर्न टाइप दे दिया है वॉइड। एक ग्रीट नाम का मैंने फंक्शन बनाया, ग्रीट नाम मेरा फंक्शन का नेम है। यहाँ पे मैंने अभी वैल्यूज कुछ भी नहीं डाली है, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखो फंक्शन इज ग्रीट नाम का फंक्शन है जैसा मैंने बताया आपको। यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है मेरा, वॉइड टाइप का फंक्शन है। अब यहाँ के अभी पैरामीटर्स जो है या पैरेंथेसिस जो है वो अभी ब्लैंक है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। इसका क्या मतलब है कि इसके पास कोई पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है। और जो भी फंक्शन की बॉडी है, जो भी उसके अंदर मैंने लिखा है, जैसे ये हेलो वर्ल्ड लिखा है राइट, तो ये हेलो वर्ल्ड क्या है, इस फंक्शन का बॉडी का पार्ट है या बॉडी का कोड है। तो अब जब भी ये फंक्शन में कॉल करूंगी तब हर बार क्या रिटर्न होगा, मुझे हेलो वर्ल्ड रिटर्न होगा। यहाँ तक आया सबको समझ में, रिलेटेड टू फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, कोडिंग अगर आप लोग आगे जाके कोडिंग करने का सोच रहे हो तो फंक्शन और लूप ये दोनों आपको हमेशा काम आएंगे, इसको भूलना नहीं है। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि बार बार सारी यही यही चीज़ें सारी काम में आती है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आपको सी प्लस प्लस पे वर्क नहीं करना है, आप जावा पे करो, आप डॉट नेट पे करो, आप एच टी एम एल पे करो, लेकिन फंक्शंस और ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज उठ के वहाँ पे आती हैं। ओके, तो अगर अभी किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। हम्म, आगे चलते हैं। राइट, अब क्या होता है कि जब भी हम किसी, अभी हमें मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे आपका रिटर्न टाइप और ये वाली जो चीज़ है, मतलब रिटर्न टाइप वाली जो चीज़ है और यहाँ पे जो पैरेंथेसिस वाली चीज़ है जो मैंने अभी ब्लैंक रखी, वो हमें बाद में पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 वेरिएशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि हम लोग फंक्शन को बनाते कैसे हैं या डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करना है, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगी, अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, मैंने यहाँ पे केवल फंक्शन को क्या किया था, डिक्लेयर किया था, ठीक है। इसी के नीचे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने का एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ओके, ओके, देखो
ये जो है आपका यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करना है तो आपने सबसे पहले यहाँ पे ग्रीट नाम का क्या बना के रखा है, फंक्शन बना के रखा है। मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखनी, जब भी आपको कोई फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले उस फंक्शन को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। जब आप उसको डिक्लेयर करोगे तभी आप उस फंक्शन को क्या कर पाओगे, कॉल कर पाओगे। तो फंक्शन के डिक्लेरेशन के बाद मैंने जो फंक्शन बनाया है, कौन सा फंक्शन है, ग्रीट नाम का फंक्शन है, ठीक है। इस ग्रीट नाम के फंक्शन को आप कहाँ पे कॉल कर रहे हो, ये देखो, आप उसको कॉल कर रहे हो इस मेन फंक्शन के अंदर। इस मेन फंक्शन के अंदर आपकी जो भी बॉडी आपने प्रोग्राम का कोड, जो भी प्रोग्राम बॉडी लिखी वो, और यहाँ पे आप सिंपली क्या कर रहे हो, ग्रीट लिख के यहाँ पे क्या दे दिया है आपने, ब्रैकेट क्लोज किए और सेमीकोलन लगा दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका ये फंक्शन क्या हो गया है, कॉल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे बार बार हेलो ऑल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल करूँगी हर बार मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड मिलेगा। क्यों, क्योंकि अभी ग्रीट में मैंने हेलो वर्ल्ड ही लिख के रखा है। ऑल राइट, ये कंसेप्ट समझ में आया। तो फंक्शन को डिक्लेयर करना और फंक्शन को कॉलिंग करना, ये चीज़ समझ में आई सबको। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, डाउट है किसी को, पूछ लो, अभी भी पूछ लो। नहीं है किसी को डाउट? ओ, एक डाउट आया शायद, देखते हैं। डाउट आया है कि नो डाउट वाला है, नो डाउट वाला है, ओके चलो। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रही हूँ, प्रोग्राम मतलब ये एक एग्जाम्पल है। तो अब मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। ओके दिलीप का साइश, सारे ही क्वेश्चंस क्या हैं कि सारे ही क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं। तो जितना भी अभी हम लोग सब पढ़ रहे हैं वो सब एमसीक्यू फॉर्मेट में आने वाला है, ओके। ओके दिलीप ने पूछा है मैम, सो इफ वी डिक्लेयर अ फंक्शन एट द स्टार्ट वी कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स इन द सेम कोड, राइट। पर आपको फंक्शन डिक्लेयर करना ज़रूरी है, ओके दिलीप। आपको जितनी बार जब भी उस टाइप के फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है या उस फंक्शन में लिखे हुए जो आपने जो कोड लिखा है उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ओके। सिद्धेश का क्वेश्चन है मैम बट void functions never return a value, या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो सिद्धेश, जैसा मैंने बोला कि अभी हमें void और उसके पैरेंथेसिस पे ध्यान नहीं देना है, ये हमें बाद में पढ़ना है, क्योंकि मैंने बोला था कि उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे। उसमें हमें पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो ये आपको तब समझ में आ जाएगा कि हम वहाँ void क्यों लिख रहे हैं और वहाँ पे रिटर्न क्या लिख रहे हैं, ओके। चलो सबके डाउट क्लियर हो गए तीनों के? और किसी को कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू फंक्शन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर? ओके आगे चलें। चलो तो अब इसका, हाँ मैं पूछ रही थी कि इसका आउटपुट क्या आएगा। चलो जल्दी से बता दो मुझे इसका आउटपुट क्या आएगा। हेलो देयर, ओके दिलीप ने आंसर दिया हेलो देयर। बाकी के कहाँ हैं सब, केवल दिलीप ही है क्या? दिलीप, सिद्धेश और साइश, ऐसे तीन ही लोग शायद लेक्चर सुन रहे हैं। बाकी के किधर गए सब लोग? अभिषेक, निखिलेश और कौन कौन है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। स्वाति, प्रिशा, ऋषिकेश, ये लोग कहाँ गए सब? प्रिशा आंसर क्या आएगा इसका, आउटपुट क्या आएगा?
हेलो देयर, अभिषेक का आंसर हेलो देयर। अच्छा, मतलब दिलीप ने हेलो देयर लिखा है तो बाकी के सब भी हेलो देयर लिखेंगे, ऐसा कुछ है? चलो ठीक है। निखिलेश, आर यू देयर? एक्सप्लेन करो ये कोड मुझे जल्दी से, कि इसका आंसर सब हेलो देयर दे रहे हैं, तो इसका आंसर हेलो देयर क्यों आएगा? ओके, मैंने निखिलेश से पूछा था साइश, चलो कोई बात नहीं। तो इसका आउटपुट जो है वो, सॉरी, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो साइश ने दे दिया है चैट में, कि यहाँ पे हमने ग्रीट नाम का फंक्शन है जो डिक्लेयर किया है, और उस फंक्शन में हमने वैल्यू डाला है हेलो देयर। तो आप जब भी ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल करोगे, आपको हर बार वैल्यू क्या मिलेगा? उसका हेलो देयर मिलेगा। सो इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको हेलो देयर ही मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन पैरामीटर्स की, है ना। तो फंक्शन पैरामीटर्स में क्या होता है कि फंक्शन पैरामीटर्स की जब भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि कुछ फंक्शन जो थे हम लोगों ने उसको केवल पैरेंथेसिस में छोड़ दिया था, है ना। तो कुछ कुछ फंक्शंस को हम लोग यूज कर रहे थे। ओके, तो मैंने बोला था कि पैरामीटर से या पैरेंथेसिस में कुछ आने वाला है करके मैं आपको बता रही थी, है ना। तो अब हम देखते हैं कि हम उसका यूज कैसे करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे देखिए। ओके, ये देखो, यहाँ पे अभी हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने उसको किसी पैरामीटर्स के साथ या उसके किसी वैल्यूज के साथ क्या किया है, उसको डिक्लेयर किया है। मतलब देखो, जैसे आपने यहाँ पे फंक्शन लिखा, तो यहाँ पे हमने उसको किसी आर्ग्यूमेंट्स के साथ क्या करके रखा है, डिक्लेयर करके रखा हुआ है। अभी जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था, उसमें आपको ब्रैकेट में कुछ दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था, राइट। वो ब्लैंक था। मैंने जब ग्रीट वाला फंक्शन बनाया था, तो उस ग्रीट वाले जो फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस थे, वहां पर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली थी या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं डाला था, राइट। सो जब भी ऐसे जब हम पैरामीटर यूज करते हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डालते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि अ पैरामीटर इज अ वैल्यू दैट इज पास्ड व्हेन डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। तो आप उस पैरामीटर में या आप वहाँ पे कुछ वैल्यूज यूज कर सकते हो। वो कब यूज कर सकते हो? जब हम एक फंक्शन को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। कौन सा फंक्शन बनाया? प्रिंट नम नाम का आपने यहाँ पे एक फंक्शन बना के रखा है। और इस फंक्शन ने आपने कौन सी वैल्यू पास की है, या कौन सा वैल्यू आप वहाँ पे उसको पास करवाने वाले हो? तो आप करवाने वाले हो इंट नंबर नाम का कोई आर्ग्यूमेंट है, या इंट नम नाम के आपके पास कोई वैल्यूज है, जो आप यहाँ पे क्या करवा रहे हो, एज अ आर्ग्यूमेंट आप क्या करवा रहे हो, उसको पास करवा रहे हो। ओके, इतना क्लियर हुआ सबको? चलो, अब क्या करते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो जब भी हम किसी वैल्यू को फंक्शन में क्या करवाते हैं, जब भी we pass a value to the function parameter while calling the function, तो हम उस फंक्शन में जब भी किसी हमें वैल्यू को, या जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो आप वहाँ पे उस वैल्यू को क्या करवा सकते हो, पास ऑन करवा सकते हो। मतलब सपोज अगर मैं ये वाला नंबर लेती हूँ, ठीक है। मतलब अब ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक सेम अभी प्रिंट वाला जो हम नंबर जो ले रहे थे, प्रिंट वाला जो हमने ये लिया था एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हम ऐसा उसमें वैल्यू भी क्या करवा सकते हैं, पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक एन इनिशियलाइज करवाया है किसके, 7 के।
तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। फंक्शन कहाँ बनाया मैंने, यहाँ पे बनाया प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट नम नाम के फंक्शन को कॉल किया है और उसमें n नाम की वैल्यू को क्या करवा रही हूँ, एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवा रही हूँ, राइट। तब जब मुझे ये वैल्यू शो करेगा तो वो 7 वैल्यू क्या करेगा, शो करेगा। इतना समझ में आया सबको? यहाँ तक कोई डाउट है अभी तक किसी को? किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग दिस फंक्शन? अगेन मैं बता रही हूँ, फंक्शन इम्पोर्टेंट है। सो अगर फंक्शन का कोई भी पार्ट किसी को समझ में नहीं आया है तो प्लीज पूछ लो। ऑल क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, नहीं, पर आपको इनिशियलाइज तो करवाना पड़ेगा ना। आप 7 को कैसे डायरेक्टली वहां पे कर सकते हो? अगर आपने n की जगह 7 लिखा तो वो वर्क नहीं करेगा, वो आपको एरर थ्रो करेगा, क्योंकि वो वैल्यू आपको किसी में स्टोर करवानी पड़ेगी ना। आप डायरेक्टली उसको उठा के यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब आपको पहले उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, फिर वो वैल्यू आप यूज कर सकते हो। ओके। एक सेकेंड। हाँ, अब इसी फंक्शन को और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे 3 चीजें और आती हैं, ठीक है। एक होता है कि आप फंक्शन को क्या कर सकते हो, कॉल बाय वैल्यू से यूज कर सकते हो। ओके, मतलब अगर आपको कोई वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट आपको पास करवानी है और इट नॉट चेंज आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ऑन इट, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉल बाय वैल्यू से उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू रहती है, आप कभी भी उसको करो तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी, राइट। जैसे कि यहाँ पे, तो अब जो हम ये तीनों चीजें पढ़ने जा रहे हैं ना, ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों चीजों को आप ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे थोड़ा सा आप गौर करना। हाँ, तो कॉल बाय वैल्यू क्या बोलता है कि अगर हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो हम क्या करवा रहे हैं, एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हैं, सो इट नॉट चेंज आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ऑन इट। वो वैल्यू आपने जैसी पास करवाई है वो वैसी ही रहेगी। अभी जैसे हमने 7 का एग्जांपल देखा था, जब हमने उसको n पास करवाया था तो वो डायरेक्टली वहाँ पे क्या हुआ था, आपका 7 ही था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, जब वैल्यू चेंज होगी, अगर कभी फ्यूचर में वो वैल्यू चेंज होती है, सो इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ दैट कॉपी, मतलब उसका जो कॉपी बनता है उस कॉपी में चेंज होता है, लेकिन वो वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वो सेम रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, दैट इज यहाँ पे मैंने एक बनाया है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, दैट इज माय फंक्शन।
और माय फंक्शन में मैंने इंट एक्स नाम का एक वैल्यू क्या करवा रही हूँ, मैं पास करवा रही हूँ। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 50। ओके, अब आप क्या करोगे, वैल्यू ये मैंने कुछ ऐसे ही प्रिंट करवाया है। अब देखो मेन फंक्शन में आपने इसी x की वैल्यू को क्या इनिशियलाइज कर दिया है, 10 इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, माय फंक्शन नाम का फंक्शन क्या कर दिया, जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसको आपने यहाँ पे कॉल किया है। दिख रहा है आपको? तो अब आपकी वैल्यू क्या है, अब इसका आउटपुट मुझे कौन बताएगा, चलो जल्दी से मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। साइश, दिलीप और क्या नाम है उसका, 50-50। ओके, 50 किसने दिया है, ये साइश ने भी 50 दिया और दिलीप ने भी 50 दिया। ठीक है, बाकी के और जो बैठे हैं 4-5 लोग, प्रिशा और कौन थी वो, स्वाति, प्रिशा, स्वाति, अभिषेक, आउटपुट दो जल्दी जल्दी। ये जो प्रोग्राम लिखा है उसका आउटपुट क्या आएगा, प्रथमेश, ऋषिकेश, क्या है इसका आउटपुट, फास्ट, इतना टाइम क्यों लग रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना। चलो चलो, एक का आंसर आया। ओह ऋषिकेश 58, वाई 58 क्यों, 58 तो कहीं है ही नहीं उधर, तो 58 कैसे आंसर देगा वो। ओके, फ्रॉम लोकल स्टोर या, प्रिशा ने आंसर दिया है 50। ओके, बाकी के, अभिषेक, स्वाति, अभिषेक और प्रथमेश ने, चलो तो जिसने 50 आंसर दिया है तो वो भाई लोग मुझे ये बताओ कि ये नीचे वाला प्रिंट नहीं करेगा क्या, वो नीचे वाला छोड़ देगा क्या, केवल एक ही प्रिंट करेगा क्या, वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम माय फंक्शन। सेकंड वाला कहाँ जाएगा, इसका भी तो कुछ आउटपुट आएगा क्योंकि ये भी तो सी आउट ही है, तो इसका क्या आउटपुट आएगा। अरे सिंपल है, यहाँ पे दो सी आउट लिखे हैं, इसका क्या मतलब है कि उसके आउटपुट भी दो होंगे, राइट। तो जब आउटपुट दो होंगे तो एक बार वो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम माय फंक्शन, कितना वैल्यू डाला है आपने एक्स का, 50, तो एक बार वो 50 वैल्यू देगा। दूसरी बार का आउटपुट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम मेन फंक्शन। ये ध्यान में दो, मेन फंक्शन में आपने उसकी वैल्यू क्या रखी है, 50, लेकिन 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 यहाँ पे आपने इस x की वैल्यू को क्या इनिशियलाइज किया है, 10 से इनिशियलाइज किया है, तो वो 10 वैल्यू आपकी दूसरी बार में क्या देगा, आपको एज एन आउटपुट प्रोवाइड करेगा, एज अ रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसका ये मतलब है कि आपने वैल्यू तो पास बाय या कॉल बाय वैल्यू करी, तो देखो यहाँ पे आपका जो मेन या आपकी जो मेन वैल्यू थी 50, वो चेंज नहीं हुई, आप उसकी कॉपी में उसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। आया बात समझ में, पक्का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कॉल बाय वैल्यू, इसको बोलते हैं हम कॉल बाय वैल्यू।
सो व्हाट इज फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज यहाँ पे दो आउटपुट आएंगे, देयर इज टू आउटपुट. फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ x फ्रॉम माय फंक्शन इज 50 and second output is value of x from main function is 10. दिलीप दिलीप ने मेरे को पूछा है कि मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन. यस. कहाँ से एक्सप्लेन करना है? आपको क्या समझ में नहीं आया वो मुझे बताओ. मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप मुझे बताओ आपको क्या समझ में आया. मैम द फाइनल आउटपुट. ओके, फाइनल आउटपुट मैंने अभी आपको बताया कि दो आउटपुट आएंगे इसके. फर्स्ट इज योर value of x from my function 50 and second output is value of x from main function 10. और कोई क्वेश्चन है आपको दिलीप? तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो. ओके मैम, सो देयर विल बी टू फाइनल आंसर्स. यस यस यस. क्योंकि यहाँ पे दो, देखो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दो सी आउट लिखे हैं मैंने, एक ये वाला है और सेकंड ये वाला है. जो भी मैं सी आउट में लिखती हूँ वो मुझे मेरी स्क्रीन पे हमेशा शो होता है. यहाँ पे देखो दो सी आउट है मेरे पास, तो दोनों का आंसर आएगा ना मुझे. एक का आंसर देके थोड़ी छोड़ देगा वो. ओके चलो आगे चलते हैं हम लोग. तो ये जो फंक्शन है या इस टाइप की जो वैल्यूज है इनको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू. अब हम चलते हैं कॉल बाय वैल्यू के बाद, अब हम चलते हैं कॉल बाय रेफरेंस पे. ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस क्या बोलता है? मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ. कॉल बाय वैल्यू ये बोलता है कि जब मैंने कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है कि जब भी हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू जो हमने क्या कही है, आर्ग्यूमेंट, एज अ आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है, तो हम उसको चेंज करवा सकते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ऑन इट. जब मैं किसी वैल्यू को उस पे पर्टिकुलर उस वैल्यू के ऑपरेशन के बाद उस पर कुछ और चेंजेस करवाती हूँ या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके वो वैल्यू चेंज कर देती हूँ, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, कॉल बाय रेफरेंस बोलती हूँ. सो व्हेन कॉल बाय रेफरेंस जब हम यूज़ करेंगे तो वो क्या करता है कि वो एक रेफरेंस की एक कॉपी को क्या कर लेता है, क्रिएट कर लेता है उस वेरिएबल के जो मेमोरी में जाके, जहाँ पे जिस सेक्शन में जाके मेमोरी में वो स्टोर हुई है वैल्यू, वहाँ पे उसकी एक कॉपी को वहाँ पे क्या कर लेता है, क्रिएट कर लेता है. तो ये क्या कर लेते हैं हम, और फिर वही हम लोग एज अ वैल्यू वहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं. सो व्हेन द वैल्यू इज चेंज, तो यूजिंग द रेफरेंस इट चेंज द वैल्यू. तो जब हमें उस वैल्यू को चेंज करना होता है या जब वो वैल्यू चेंज होती है तो हम उसके अगर रेफरेंस को ही चेंज कर देंगे तो वो वैल्यू भी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. तो इसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस. मतलब अब जो भी हम काम करेंगे उसके रेफरेंस पे काम करेंगे हम लोग. अभी जो हमने कॉल बाय वैल्यू पढ़ा था उसमें हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली वैल्यूज पे काम कर रहे थे, राइट. अब मैंने उसका रेफरेंस दे दिया, मतलब आप किसी के रेफरेंस से कहीं पे जाते हो, है ना. सपोज कि आपको किसी क्लास में एडमिशन लेना है, तो आपने आपके फ्रेंड से पूछा कि अरे मेरे को बता ना कोई अच्छा क्लास है क्या, मेरे को ज्वाइन करने का है वगैरह वगैरह. तो आप क्या, आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि अरे तू उस क्लास में जा, वो क्लास बहुत अच्छा है. इसका क्या मतलब है कि आपने, आपके फ्रेंड ने आपको वो रेफर किया है क्लास, है ना. यही बोलते हो आप. फिर आप उस क्लास में जाके क्या बोलते हो कि मेरे उस फ्रेंड ने आपका रेफरेंस दिया है ना. तो इसका ये मतलब है कि अगर वो रेफरेंस को या उस रेफरेंस के थ्रू मैं किसी वैल्यू को चेंज कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा, कुछ ऑपरेशन अगर मैंने उस पर परफॉर्म करवाए तो. ओके, इसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय रेफरेंस का यहाँ पे कोड कैसे होगा या इसका जो भी है,
इसका आउटपुट या इसका जो एग्जाम्पल है वो कैसा होगा? इसको सबसे पहले मैं डिलीट कर देती हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपने कॉल बाय रेफरेंस को क्या करके रखा है, यूज करके रखा है। तो वो कैसे, यहाँ पे देखो आप अभी क्या कर रहे हो, यहाँ पे एड्रेस ऑफ का साइन लगा रहे हो, राइट। तो एड्रेस ऑफ का आप जब भी साइन लगाओगे ये क्या हो जाएगा, आपके उस रेफरेंस के लिए क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है, क्योंकि आप अब उसके रेफरेंस पे काम कर रहे हो। इसलिए x की वैल्यू आपने वही 50 डाली है अगेन। अब इसका आउटपुट बताओ मुझे क्या होगा, अगेन मुझे आउटपुट चाहिए इसका, इस प्रोग्राम का। जल्दी आउटपुट क्या होगा इसका, अरे आउटपुट क्या होगा इसका, सिद्धेश का आंसर आया 10 और 10। ओके, साइज में क्या, व्हाट इज रेफरेंस फंक्शन, रेफरेंस फंक्शन नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को या फंक्शन को अलग अलग टाइप से कैसे कॉल कर सकते हैं या कैसे उसको बना सकते हैं वो देख रहे हैं। अभी हमने पहला टाइप देखा था कॉल बाय वैल्यू, जिसमें हम लोग उसको डायरेक्टली वैल्यू पे काम कर रहे थे। आप आपने जब वैल्यू पे काम किया था तो वो ओरिजिनल वैल्यू को टच नहीं कर रहा था, उसकी कॉपी बना दिया था उसने, और उसका क्या कर रहा था, उस वैल्यू को भी वो एज अ प्रिंट मुझे दे रहा था, राइट। तो हमने देखा था 50 और 10 हमारा आउटपुट आया था लास्ट एग्जाम्पल में, राइट। तो ये कोई फंक्शन ऐसा अलग से नहीं दिखेगा आपको कि ये रेफरेंस फंक्शन है या ये कॉल बाय वैल्यू फंक्शन है, ये आपको खुद को देखना है। क्यों, क्योंकि आप वहाँ पे एज अ कॉल, एज अ उसको वैल्यू से पास करवा रहे हो, एज अ पैरामीटर से पास करवा रहे हो, तो दैट इज योर कॉल बाय वैल्यू। अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एड्रेस का साइन दिख रहा है, दैट मीन्स आप उसके रेफरेंस पे काम कर रहे हो। तो रेफरेंस पे आप कब काम करोगे, जब कोई भी वैल्यू आपको चेंज करवानी हो आपके प्रोग्राम में, किसी किसी पर्टिकुलर ऑपरेशंस का यूज करके, तो आप उसको चेंज करवा सकते हो। तो आप क्या करो, डायरेक्टली उसके एड्रेस पे ही काम करो। तो जब जब अगर एड्रेस में ही वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी में भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। ओके, हाँ, तो इसका आउटपुट सिद्धेश का आंसर आया 10 और 10। 10 और 10 राइट है या रॉन्ग है? अगर रॉन्ग है तो दूसरा आंसर क्या है, और अगर राइट है तो ये आंसर राइट क्यों है? साहिश का कहना है कि आंसर राइट है, बाकी के ओके, चलो मैं ही बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 50 और 50। कैसे, देखो आपने अभी यहाँ पे देखा, मैंने x की वैल्यू 50 रखी है, उसने क्या किया, उस मैंने जब ये फंक्शन में वैल्यू लिखा तो उसने x की वैल्यू को 50 प्रिंट कर दिया। बाद में जब यहाँ पे मैंने x का वैल्यू 10 किया और ये माय फंक्शन नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, तो क्या हुआ, कॉल करने के बाद उसकी एक कॉपी बनी, ठीक है, कहाँ, मेमोरी में।
मेमोरी में कॉपी बनी तो देखो आप इसके एड्रेस पे क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, मतलब इसके रेफरेंस पे काम कर रहे हो। तो अभी जहाँ पे आपकी वैल्यू 50 थी, है ना, बाद में उसने 10 लिखी, पर वापस उसने क्या कर दिया, उसको वैल्यू को 50 कर दिया। तो जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको कॉल बाय रेफरेंस यूज करना है तो वो कहाँ पे यूज कर सकते हो। द कॉल बाय रेफरेंस इज मेनली यूज व्हेन वी वांट टू चेंज द वैल्यू टू द पास्ट आर्ग्यूमेंट इन द इन्वोकर फंक्शन। किसी भी फंक्शन में अगर आप किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो आप कॉल बाय वैल्यू का यूज कर सकते हो। ओके, तू व्हाईट कलरचा शर्ट कुठे गेला, व्हाईट कलरचा पायजामा ओके, तो यहाँ पे देखो जब भी हम बात करेंगे इसके, सॉरी एक सेकेंड ना, ये देखो तो यहाँ पे देखो जब भी आप कॉल बाय रेफरेंस की बात करोगे तो जब भी हम कॉल बाय रेफरेंस कब चेंज करेंगे या कब यूज करेंगे, तो जब हमें कोई वैल्यू चेंज करनी होगी जो हमने एज अ आर्ग्यूमेंट पास की है, ठीक है, उस फंक्शन में, तब हम कॉल बाय रेफरेंस का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एक फंक्शन रिटर्न केवल एक ही वैल्यू कर सकता है। व्हेन वी नीड मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, तो हम क्या पास करवा सकते हैं, एज एन आउटपुट आर्ग्यूमेंट इन द कॉल पास देम। ओके, so we can pass them as an output argument in this method। आपको जब एक से ज़्यादा वैल्यू एक भी फंक्शन में बार बार यूज करवानी है या एक से ज़्यादा वैल्यू को प्रिंट करवाना है एज एन आउटपुट, तो आप क्या कर सकते हो, कॉल बाय रेफरेंस का यूज कर सकते हो। आया समझ में, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस समझ में आया सबको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस किसी को कोई डाउट। ओके, चलो ओके। अब एक और चीज आती है जिसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम पास बाय रेफरेंस करते हैं यूजिंग का रेफरेंस। मतलब हमने अभी पॉइंटर वगैरह देखा जिसके लिए हमने एड्रेस वगैरह यूज किया था, राइट। अब एक पॉइंटर के थ्रू भी हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर उसके रेफरेंस पे भी, अगर हमें रेफरेंस के भी रेफरेंस पे काम करना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एज अ पॉइंटर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे। और एक दो तीन चीज़ें और बची हुई है तो उसको हम लोग उसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो कल 10 मॉर्निंग में 10 to 11 हमारा लेक्चर है। अगर 10 to 11 में कंप्लीट होता है तो ठीक है, पर उसके बाद आप लोग इवनिंग में फ्री हो क्या, 4 to 5:30 लाइक दिस। कॉलेज इज आई एम फ्री। नेक्स्ट लेक्चर कब होता है आपका, हाँ नहीं, नेक्स्ट मंडे, मंडे को तो है ही, कल तो है हमारा लेक्चर। बट 10 के पहले भी लेक्चर है आपका, मतलब 8 to 9 और 9 to 10 में, 10 के स्लॉट में।
ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। वैसे तो कल 10 to 11 में मैं कंप्लीट कर दूंगी मॉर्निंग लेक्चर में, अगर हो जाता है तो। अगर नहीं हुआ तो फिर एक दो एक और ऐसा ही इवनिंग का लेक्चर अगर मुझे मिल गया तो उसमें तो हो ही जाएगा। ओके, तो कल हम लोग 10 to 11 में मिलते हैं इसी टाइम, सॉरी मॉर्निंग 10 to 11। ओके, तो अभी के लिए हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं।